स्वागत है आपका फ्रीडम एक्सप्रेस में। मैं हूं अंजरुल बारी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि तमाम चीजें वहां पर जो है ठीक ठाक नहीं चल रही हैं और आत्मचिंतन का जो समय था अब वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, बल्कि इस पे काम किए जाने की जरूरत है। और उन्होंने इशारों इशारों में एक बार फिर से नेतृत्व पर सवाल उठाया है। तो आज हम इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के जो चिट्ठीबाज नेता हैं एक बार फिर से सक्रिय हुए। क्या ये सक्रिय होना पार्टी के हित में है, या फिर जिस तरह से तमाम चीजें चलती आई हैं अब तक एक बार फिर वो उसी तरह से चलती रहेंगी? तो आज हम इस चीज को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। हरिकेश बहादुर साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब हैं, पूर्व सांसद हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो तमाम मेहमानों से हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हरिकेश जी, आपसे ही जानने की हम कोशिश करेंगे। आपके पास हम आते हैं, आप कपिल सिब्बल साहब के बयान को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कपिल सिब्बल साहब जो सिस्टम आज काम कर रहा है, जो पार्टी को जो लोग चला रहे हैं जी, उन लोगों के बहुत ही कॉन्फिडेंस के व्यक्ति रहे। अचानक उन्होंने ये सब जो सवाल उठाए हैं और वो जो चिट्ठियां लिखी गई हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, इससे बहुत से लोगों को बहुत आश्चर्य भी हुआ है। जब ये बातें पहले कही जाती थी उस समय इन लोगों का ध्यान उन सब चीजों पर नहीं जाता था। ये कोई बात जो भी आज गड़बड़ी लोगों को दिखाई दे रही है, ये गड़बड़ी कोई इधर 2-4 सालों में थोड़े शुरू हुई है, बहुत दिन से सब चल रहा है। आज जिन लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं उनमें कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो सिस्टम के सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी रहे, और इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि पार्टी के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, जिन आदमियों की इमेज ऐसी थी जो लोगों को प्रभावित कर सकते थे, जिनका एक लंबा तजुर्बा था, एक्सपीरियंस था, इन सब लोगों को, ऐसे बहुत सारे लोगों को क्यों साइडलाइन किया जा रहा था और क्यों उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा था, क्यों किसी को काम करने का अवसर नहीं दिया जा रहा था। आज ये 23 लोग जो काम कर रहे हैं, ये चिट्ठी लिख रहे हैं या बातें उठा रहे हैं बार बार, इनमें कई ऐसे लोग हैं जो यही काम कर रहे थे कि इसको काट दो, इसको छांट दो, इसको मौका मत दो, ये उनका आदमी है, इनका आदमी है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, झूठ सच बोल करके और नेता को गलत सूचनाएं दे करके बहुत सारे लोगों की इन लोगों ने साइडलाइन किया। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये वी किशोर चंद देव आंध्रा के लीडर रहे हैं। ये मनमोहन सिंह जी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, कैबिनेट रैंक मिनिस्टर रहे, और वो अपनी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, अपनी विजडम, अपनी एबिलिटी के लिए नोन है। अच्छी तरह से सब लोग जानते हैं कि वी किशोर चंद देव किस तरह के नेता हैं। पहले तो जब सरकार में भी रखा गया तो उनको वो एक आदिवासी एरिया में के रहने वाले। ये जो कपिल सिब्बल जिन पॉइंट्स को उठा रहे हैं हरिकेश, नहीं, हम आपको एक बात, उन्हीं की बात का हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि देखिए, जहां तक की बात एक rediff.com की जो बात कही है, जाहिर है कि वो खबरें अभी आई हैं, अभी उसकी उस तरह से पुष्टि हम भी नहीं करते हैं, बट ये है कि खबरें हैं तो उस चीज को कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। नहीं, कपिल सिब्बल जो बात उठा रहे हैं ये बातें हैं, पार्टी के अंदर गड़बड़ी है, लेकिन मेरा कहना ये है कि ये गड़बड़ी अचानक नहीं हुई है। ये चिट्ठी लिखने वाले और ये बातें उठाने वाले लोग भी यही काम कर रहे थे। ये लोगों को साइडलाइन करने में लगे थे, लोगों को हटाने में लगे थे, किसी को अवसर न मिलने पाए इस काम में लगे हुए थे। ये लोग अपने खुद के ऐसे लोगों को, जिन्हें कि आप कह सकते हैं जो इनकी साइकोफेंसी करते थे या जो इनके लिए मुफीद थे या इनकी लाइकिंग के लोग थे, ऐसे लोगों को ये ला रहे थे, बाकी लोगों को हटा रहे थे। इन लोगों ने स्वयं बहुत इनजस्टिस किया है और पार्टी को तबाह करने में इनकी कम भूमिका नहीं रही है। आज तो पार्टी देखिए, बहुत अगर बेबाकी से कहा जाए तो इन एक्सपीरियंस लोगों के हाथ में है, जिनको कि राजनीति की कोई बहुत बड़ी समझ नहीं है, और इन लोगों को आज तक ये लोग समर्थन क्यों करते रहे। इसीलिए आज ये जो सवाल उठा दिए
इस सवाल को 10 साल पहले भी तो उठा सकते थे। ठीक है अदीब साहब, इनको बेनिफिट मिल रहा था। जो सवाल आप उठा रहे हैं, जी बिल्कुल, जो सवाल आप उठा रहे हैं अदीब साहब के पास भी चलते हैं। अदीब साहब, जो बात यहाँ पर कह रहे हैं कि नातजर्बाकार लोग हैं, अनुभवी जो होना चाहिए था एक अनुभव, वो वहां पर कमी महसूस की जा रही है, ये खुद फायदा उठाते रहे हैं ये लोग, आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो ये समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन लड़ना भूल गई है। उसे मालूम ही नहीं इलेक्शन लड़ा कैसे जाएगा। उसका कॉन्सेप्ट ये हो गया कि दिल्ली में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और लोग तुम्हें वोट देंगे। 2004 में सोनिया गांधी के जो एडवाइजर हमारे अहमद पटेल साहब थे, इन्होंने सलमान खुर्शीद के साथ मिलकर और हम लोगों को लगाया था कि हम लोग एक थर्ड पार्टी कैंपेन शुरू करें। थर्ड पार्टी कैंपेन का मतलब यह था कि वो लोग जो कांग्रेस जहन रखते हैं, कांग्रेस पार्टी में उनका वजूद नहीं है, वो जमीन पे जाएं। मुझे याद है 2004 में बंबई के इलेक्शन में, 2009 में के इलेक्शन में विनोद जी मौजूद हैं, उन्हें पता है ये। जब तक आप जमीन में नहीं जाएंगे, तो कांग्रेसी वर्कर जमीन में जाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, वो चाहता है कि किसी सूरत से अकबर रोड के चक्कर काटो, ओहदा लो और फिर अंग्रेजी बोलते हुए बैठ जाओ जाके वहां पर। कांग्रेस इलेक्शन लड़ना भूल चुकी है। ये कि इस बार बिहार में यह बात साबित हो गई कि इतना बड़ा स्टिमुलस मिला था तेजस्वी यादव का, इतनी बड़ी बैकग्राउंड मिली थी। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज करती रही और रोज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझ रहे थे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। सुरजेवाला साहब पटना में बैठकर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। सबको मालूम था कि तीसरा फेज जो आएगा ओवैसी फैक्टर की वजह से कम्युनलाइज होगा। आप सोचिए कि किशनगंज में, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक शाख खोली गई थी, मुझे पता है कि वहां मैक्सिमम लोग मुसलमान कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वहां कौन गया? गुलाम नबी यहीं थे, सलमान खुर्शीद यहीं थे। बिल्कुल, सवाल यही है, सवाल यही है कि वो जो तमाम बड़े नेता हैं कांग्रेस के। मैं एक बात आपकी पूरी कर लूं, कांग्रेस के पास पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडर्स हैं। कोई गया वहां? प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। अगर आप इतने इलेक्शन के इतने बड़े स्टिमुलस के बाद अगर आप नहीं जीतते हैं तो आपको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। मैंने सिब्बल साहब की बात इन्होंने आपने की, हरिकेश भाई ने, मैं मानता हूं, लेकिन सिब्बल ने अगर ये सवाल इस वक्त उठाया है तो बिल्कुल ठीक उठाया है। नहीं अदीब साहब, सवाल पहले जो लोगों ने सवाल किया था वो डाउटफुल था। नहीं अदीब साहब, आज कांग्रेस को ये तय करना पड़ेगा कि ये लायबिलिटी है किसी और पार्टी। कौन इनके साथ सहयोग करेगा? कौन इनके साथ करेगा? बिकॉज आपने 70 सीटें ले ली, 70 सीटें आपका कैंडिडेट नहीं थे, चलिए वो भी ठीक था, आपको बड़ी पार्टी है 70 सीटें आप ले सकते थे। लेकिन मैंने सलमान खुर्शीद से खुद पूछा कि भाई आप बिहार नहीं गए? उनका हम तो किसी ने बुलाया नहीं। हमने कहा क्या मतलब? कहने जब ऑर्डर आएगा तो जाएंगे। ये पोजीशन है। ये थर्ड पार्टी कैंपेन जो चलाई गई थी 2004 में, जिसमें मैं भी शामिल था, हम लोग गांव-गांव जाते थे और ये कहते थे कि हम कांग्रेसी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के मेंबर नहीं है। ठीक है, लेकिन मुल्क बचा सकता है सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सोच। ठीक है, 2005 में हम लोग बंबई गए, ठीक है, और वहां 42 सीटें पर मुलायम सिंह ने अपने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए थे। सबकी जमानत जब्त हुई। 2009 में भी हम लोगों ने यही काम किया। अब इनके पास लोग नहीं हैं जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं। वो इलेक्शन के जमाने पे, कम से कम मैं अपनी कम्युनिटी को जानता हूं, मुसलमानों की, कि ये सब के सब पैसा कमाने के लिए वहां जाते हैं, वहां पैसा बढ़ता है, वहां इनके पास वर्कर नहीं है। ये बेहतरीन मौका था। टोटल डिसअपॉइंटमेंट है
इलेक्शन का जो टोटल डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है अदीप साहब, रिस्पांसिबिलिटी कांग्रेस पार्टी को लेनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री साहब भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपसे इस चीज को समझना चाहेंगे। अदीप साहब का मानना साफ तौर पे ये है, क्योंकि बड़े नेताओं को इग्नोर किया जा रहा है, टोटल डिसअपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, आप इसे पूरा कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरह के पॉइंट यहाँ पर कपिल सिब्बल साहब ने उठाए हैं, हालांकि अगर इस चीज को हम देखते हैं, आपको याद होगा कि जब इससे पहले चिट्ठी लिखी गई थी, उस वक्त कपिल सिब्बल साहब का नाम उसमें था, और उसको लेकर के राहुल गांधी ने ये रिएक्शन दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कुछ नेता इस तरह का काम कर रहे हैं। तो क्या सवाल यही है कि आखिर हो क्या रहा है? क्या ये आरएसएस के और बीजेपी के इशारे पे काम हो रहा है या हकीकत क्या है? देखिए अंजार भाई, अदीप साहब को भी मैंने सुना और हरकेश जी को भी सुना। दरअसल कपिल सिब्बल के बारे में मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, कम से कम इतना मैं उनके बारे में जानता हूँ और अदीप साहब भी जानते हैं। वो ऐसे आदमी हैं जिनको लेकर के बीजेपी वाले हमेशा खिलाफ रहते हैं। यहाँ तक कि जब वो राम मंदिर वाले मामले में, अयोध्या के मामले में वकालत कर रहे थे और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से वकील थे, तब उन्होंने कहा था 2019 के बाद इसका फैसला उसको लेकर बड़ा मुद्दा बनाया गया। तो खैर बहुत सारी बातें हैं। कांग्रेस में बड़े नेता की उपयोगिता या बड़े छोटे की बात नहीं है। कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या ये है कि पहली बात तो सही और गलत की पहचान नहीं है कांग्रेस के नेतृत्व को। उनको यही नहीं समझ में आता है कि उनकी पार्टी और उनके विचारों का, उनके सिद्धांतों का वफादार कौन है और गैर वफादार कौन है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में कोई फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की सबसे बड़ी समस्या है कि एक चुनाव खत्म होता है, उसके बाद वो छुट्टी पे चले जाते हैं सारे लोग। सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सारे बड़े नेता जो है आराम से छुट्टी पे चले जाते हैं। नेतृत्व का मतलब, जो मैं नेतृत्व कहता हूँ, खाली अध्यक्ष ही नहीं होता है, उसमें वो सारे बड़े नेता हैं जो पिछले 40 साल से बड़े विभिन्न पदों पर काबिज हैं। तो नेतृत्व का मतलब उसमें जनरल सेक्रेटरीज भी हैं, उसमें और सारे लोग हैं, तो वो सब चले जाते हैं। उसके बाद फाइल बंद हो जाती है। उस बिहार की फाइल बंद हो गई, अब बिहार की फाइल खुलेगी 2025 के बिल्कुल मध्य में, मई जून में, तब कि भाई चुनाव है, देखो क्या करना है, आरजेडी के साथ जाना है कि नहीं जाना है। और 4 साल 5 साल कोई काम नहीं होगा बिहार पे। यही गुजरात पे हाल है, यही उत्तर प्रदेश का, सब जगह यही हाल है, फाइल बंद हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि फिर सो के जगते हैं कि साहब ऐसा करो, शॉर्टकट बना लो, लालू जी के साथ समझौता कर लो, मुलायम सिंह के साथ समझौता कर लो। कांग्रेस पार्टी जब तक वो बैसाखियों का सहारा ले करके तमिलनाडु में खत्म हो गई, बंगाल में खत्म हो गई, उत्तर प्रदेश में वो खत्म हो गई, महाराष्ट्र में अब खत्म होने के कगार पे है क्योंकि तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है, सी पार्टी हो गई है, और उसके बाद बिहार में आपने हाल देख ही लिया, उड़ीसा में वो आ ही नहीं पाई अभी तक। विनोद जी, एक चीज हम ये समझना चाहेंगे कि राहुल गांधी साहब को अगर हम देखें, चाहे कहीं पे भी चुनाव होता है, वो दिल लगा करके जाते हैं और वहां पर कैंपेन करते हैं, एक तरह से वही लड़ते हुए नजर आते हैं, और कांग्रेस के जो दिग्गज और दूसरे नेता होते हैं वो उस तरह का सपोर्ट यहाँ मिलता हुआ नजर नहीं आता। आपको लगता मैं आपसे अंजार में बिहार की बात कर रहा हूँ कि हरकेश जी बैठे हुए गोरखपुर के रहने वाले हैं, इनका वो इस्तेमाल बिहार में किया क्या कांग्रेस पार्टी ने? अगर इनको लगाया जाता बिहार में तो ये बेहतर नतीजे दे सकते थे। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाएं लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के नेताओं को अगर आप बिहार में सक्रिय करते तो वो ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते थे। शक्ति सिंह गोहिल बहुत अच्छे आदमी होंगे, हमारे भी मित्र हैं, लेकिन वो गुजरात के हैं, वो बिहार की तासीर नहीं समझ सकते। सही बात कह रहे हैं अदीप साहब। अदीप साहब जैसे लोगों का सहयोग लेती पार्टी, सलमान खुर्शीद, गुलाम नबी आजाद, या कांग्रेस के जो मुस्लिम नेता हैं, उनको आप सक्रिय करते, वो जो जाके सीमांचल में वहां पर लोगों से बात करते, ओवैसी का जो है प्रभाव को कम करते। मैं आपको उदाहरण देता हूं, ओवैसी ने बेंगलोर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अपनी पार्टी को चुनाव लड़वाया। उस समय बेंगलोर में हमारे सबके मित्र, अदीप साहब के मित्र हैं, कांग्रेस के मंत्री हुआ करते थे, रोशन बेग साहब, उन्होंने वहां पर जो है ओवैसी के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त करा दी। वो रोशन बेग साहब टाइम मांगते रहे यहाँ पर, उनको मिलने का टाइम नहीं मिला, और 1.5 साल बाद जो है मजबूरन उनको जो है पार्टी छोड़नी पड़ी, पार्टी से निलंबित हुए। अब वो जो है कहीं नहीं है। यानी आप अपने नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के नेता खत्म भी करते हैं। बिल्कुल सही। मैं नाम ले रहा हूं, हरिकेश बहादुर जैसे व्यक्ति को बैठा रखा है, जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का अगर अध्यक्ष उनको बना दिया जाता आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई होती। मोहन प्रकाश को जो है अब मौका दिया गया, वो भी प्रवक्ता बना करके
वो भी उनको 5 सीटें दे दी गई। अरे जनार्दन द्विवेदी को आपने घर बिठा रखा है, जो आपका एक चेहरा हो सकते हैं। मतलब कहने का कि आप करना क्या चाह रहे हैं, किन लोगों को आप आगे ला रहे हैं, किन लोगों को। एक बैलेंस होता है पुराने और नए नेताओं का। नए नेताओं को आपने, हरियाणा में क्या हुआ, अशोक तंवर को आपने पूरा 4 साल कितना समय दिया और कोई रिजल्ट नहीं दे पाए। हुड्डा को आपने 2 महीने पहले आगे कमान दी, अगर थोड़ा 4 महीने पहले दे देते तो सरकार बन नहीं होती वहां पर। ये नेतृत्व को समझना पड़ेगा कि कौन से नेता जो है कहाँ इफेक्टिव है। आपने मध्य प्रदेश में आप प्रभारी ऐसे को बना रखा है जिनको स्टेट लीडर नहीं पूछते। सुरेश पचौरी को आपने घर बिठा रखा है, जो कम से कम जो है कुछ नहीं तो सारी चीजों को समझते थे। बहुत सारे लोग, हमें किसके नाम लूं, मध्य प्रदेश का मैं बात कर रहा हूं। जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था तो कमलनाथ जी की चल रही थी खाली, कमलनाथ जी सर्वे के हिसाब से टिकट देंगे, और सर्वे के हिसाब से कोई टिकट नहीं दिएगा। और फिर अल्टीमेटली वही बंदर बांट हुई। एक सीट का तो मैं गवाह हूं कि वहां जो है जीतने वाले आदमी को टिकट न देकर के ऐसे आदमी को टिकट दे दिया कि जो दूसरी सीट। ये उदाहरण है। तो नेतृत्व उसमें कोई फैसला नहीं ले रहा। भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक चुनाव खत्म होने के बाद अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है। आज बिहार में उन्होंने जो कैबिनेट बनाई है, वो देखिए पूरी कैबिनेट 2025 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से बनाई गई है। उन्होंने सुशील मोदी को किनारे कर दिया, उन्होंने अपनी नई टीम तैयार कर दी। भारतीय जनता पार्टी अब भूपेंद्र यादव को तेलंगाना भेज रही है। वहां जो है लोग पार्टी के लोग वफादार होते हैं, व्यक्तियों के नहीं होते। यहाँ तो ये होता है ये साहब गुलाम नबी के आदमी है, ये अहमद पटेल के आदमी है, ये जनार्दन द्विवेदी के आदमी है, ये अंबिका सोनी के हैं, ये मोतीलाल वोरा के हैं। कांग्रेस पार्टी का कौन है ये बताओ ना। ये आजकल सत्यव्रत चतुर्वेदी जैसे आदमी को घर बिठा रखा आपने, पार्टी छोड़ गए वो, आप उनको वापस नहीं ला रहे हैं। तमाम सारे लोग हैं, मैं एक नाम लूं क्या करूं बताओ। ये हरकेश जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं विनोद जी के, लोग जो है पार्टी को लेकर के लॉयल नहीं दिखते हैं, नेताओं को लेकर के लॉयल दिखते हैं। आपको ये लगता है क्या? डोंट ट्रस्ट क्या? ट्रस्ट। हेलो हरकेश जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोले। देखिए, विनोद अग्निहोत्री जी ने बहुत सी बातें कह दी जो मैं कह रहा था और मैं नहीं कह पाया बीच में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर खास बात यह है कि जिस पीढ़ी के लोगों को टोटल साइडलाइन करके घर बैठा दिया गया, उन्हीं के घर बैठ जाने के कारण इस पार्टी कितनी दुर्दशा हो गई है। जाहिर है कि ये सारे जमीनी लोग हैं। बिल्कुल। अब हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, राजनीति हमारी तो समझने वाले लोग हैं। हम आपको कुछ उदाहरण दे रहे हैं, उसको आप समझेंगे बहुत आसानी से। जब मध्य प्रदेश का भी इन्होंने सत्यव्रत चतुर्वेदी का नाम दिया, मध्य प्रदेश का इलेक्शन हो रहा था, वहाँ के सारे नेताओं ने अपने बेटों को टिकट देना शुरू किया। सत्यव्रत चतुर्वेदी ने भी अपने लड़के के लिए टिकट मांगा, उनको टिकट नहीं मिला। और वो जो है चुनाव लड़ गया तो उसके मंच पर सत्यव्रत चतुर्वेदी चले गए, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। और दूसरी तरफ क्या हुआ, पटना में चुनाव लड़ने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को बीजेपी से लाके टिकट दिया गया, और शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने बीबी को यहाँ पर सपा के टिकट पर लखनऊ से चुनाव लड़ा दिया। और जब वहां पर लखनऊ में गए तो लखनऊ का जो कांग्रेस कैंडिडेट था आचार्य प्रमोद कृष्णन, उन्होंने कहा कि आप हमारा कैंपेन कीजिए। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी प्यारी है लेकिन परिवार ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक तरफ वो आदमी अपने खुद कांग्रेस टिकट पर पटना से चुनाव लड़ रहा है, दूसरी तरफ उनकी पत्नी सपा से लखनऊ से चुनाव लड़ रही हैं। वो अपने पत्नी के चुनाव का में समर्थन करने के लिए आ रहे हैं, उनके खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं। और सत्यव्रत चतुर्वेदी जैसा व्यक्ति जो पार्टी का जो खानदानी रहे हैं, उनकी माँ सांसद रही हैं, उनके फादर जो है मध्य प्रदेश में मिनिस्टर रहे हैं, सैकड़ों साल का जो कांग्रेसी है, उसको आप 1 मिनट में, क्योंकि वो अपने लड़के के मंच पर चला गया है, आप उसको पार्टी से निकाल दे रहे हैं। ये आपका अहंकार नहीं है तो क्या है? ये क्यों? आप सवाल ये है कि आखिर नहीं, इसमें एक चीज और जोड़ूंगा अंजार भाई, एक चीज और जोड़ूंगा। हरकेश जी ने जो कहा है, उत्तर प्रदेश में 14-15 उन कांग्रेसियों को पार्टी से निकाल दिया गया, रामकृष्ण द्विवेदी जैसे लोग, उसमें भूतर नारायण मिश्रा, नेकचंद पांडे, सत्यव्रत त्रिपाठी, बात तो करनी चाहिए थी, डॉक्टर संतोष सिंह, ये सारे वो लोग थे जो जिनके खून में कांग्रेस है। उनको खाली इसलिए निकाल दिया गया कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक फैसले पर सवाल उठा दिया। अरे भाई, फिर क्या डेमोक्रेसी है आपकी? आप उनको निकाल रहे हो जो आपके एसेट हैं, जो आपने आपके लिए। तो ये पार्टी को उस पहचान ही नहीं है कि कौन हमारा है कौन पराया है।
आप रातों रात किसी को उठा के ले आते हो किसी दूसरी पार्टी से, उसको टिकट पार्टी देते में हो। साहब किसी को काम नहीं करने दे रहे हैं लोग। इसमें एक ऐसा कागज सारा बना हुआ है कि कोई किसी को हिट करता है, कोई किसी को टारगेट करता है, सबको निकाल करके सबने पार्टी खोखला कर दिया। अरे भाई, पुराने लोग जो हैं उनकी एक साख बनी हुई है, 30 साल 40 साल 50 साल से काम कर रहे हैं, जनता उनको जानती है। आप नए नए लोगों को ला रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लाना चाहिए, इनकी लीडरशिप बिल्डअप करनी चाहिए, लेकिन इनको उन लोगों के मातहती में अभी सीखना चाहिए जो लोग की पार्टी के 40 साल से काम कर रहे हैं, 50 साल से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, सबको हटा करके इनकी भी साख बन जाएगी। 10 साल 20 साल के बाद लोग इनको भी जान जाएंगे, लेकिन इनको एकदम आप सबको लाएंगे, लोग इनको जानते ही नहीं है कौन लोग हैं। अब बताइए, उत्तर प्रदेश का इंचार्ज मधुसूदन मिस्त्री को बनाया गया, उसको कुछ पता ही नहीं कि कहाँ से आए, क्यों आए। यूपी के 3 साल तक इंचार्ज रहे। ऐसे ही वहां पर बिहार में आपने गोहिल को भेज दिया। बिहार के लोगों से जाके पूछिए कि वो क्या कर रहे थे वहां पर, किस तरह के लोगों के कहने से टिकट मिला। ये सवाल खड़ा है कि 70 सीट आपने क्यों लिया है सबके सामने। अगर आप नहीं कुछ कर सकते थे, शिवानंद तिवारी ने एक सवाल उठाया, ये बात ऐसी उठा दी कि 70 मीटिंग भी आप नहीं किए तो आप किस सीट लिए। हम लोग को तो पता भी नहीं है, तो ये लोग बोल रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये हुआ है, वहां पर कोई गया ही नहीं, मीटिंग करने के लिए लोग नहीं गए। तो ये सारी चीजें अगर पार्टी में हो रही थी उस समय, तो ये आज जो 23 लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे थे, ये उस समय क्यों नहीं बोल रहे थे। ये लोग तो नेतृत्व के बहुत करीब रहे हैं, इनको तो बहुत बार मौका मिला है। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो वर्कर से मिलते ही नहीं थे। बिल्कुल, ये कपिल सिब्बल साहब खुदा नहीं मिलते थे, इनको कम अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ये भी नहीं कुछ किए। और गुलाम नबी को तो आपको पता ही है, वो तो 40 साल से हमारा ख्याल है कभी आसमान से उतरे ही नहीं नीचे, और उनका काम ही यही था कि सारे लोगों को काटो और निकालो। अदीब साहब से भी जो है समझते हैं। अदीब साहब, आखिर अगर यही दुर्दशा रहेगी जो है पार्टी की, तो जो एक ये कहा जाता है कि कांग्रेस जो है लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस ही वो ऐसी पार्टी है जो देश हित में सोचती है, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी फिर। देखिए, विनोद जी ने बिल्कुल वाज़ेह तरीके से उसको डिफाइन कर दिया है कि ये कोई इनकी प्लानिंग नहीं है। जैसा विनोद जी ने कहा कि अब बिहार का इलेक्शन खत्म, अब ये 1 महीना 1.5 महीने पहले कलकत्ते के लिए एक नई फोर्स लगाएंगे। बिल्कुल, जबकि कलकत्ते में अमित शाह पहुंच गए, वहां आज 6 महीने पहले से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, इनको इलेक्शन बिहार इलेक्शन से पहले एक्टिव थे जी। इनको इलेक्शन लड़ना नहीं आता है। मैं किसी इंडिविजुअल के बारे में कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बहुत साल तक इन लोगों के साथ रहा हूं, और मैं जानता हूं कि जितने भी ज़हनी तौर पे, दिमागी तौर पे कांग्रेसी हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन से, पावर से बहुत दूर बैठे हुए हैं। उसमें एक आपके हमारे साथी भी इस पैनल पे भी बैठे हुए हैं। कौन पूछ रहा है इनको? वजह यह है कि ये एक कोकस बन गया है, एक ऐसा सिस्टम है जिसकी कोई, यानी आप अंदाजा करें कि अगर आप बिहार ऐसे इलेक्शन में नहीं जीत सकते हैं सहयोगियों के साथ। आज ही मैंने देखा उसका अखिलेश यादव का बयान कि साहब अब हम बड़ी पार्टी के साथ सहयोग नहीं करेंगे, नहीं हम, और जहां कोई दूसरी पार्टी नहीं है वहां बीजेपी हमें बहुत आसानी से हरा रही है। जहां हम सहयोग के साथ जिंदा हो सकते हैं वहां हम अपनी दूसरों की मट्टी खराब किए दे रहे हैं। इस पे भी चिंतन नहीं है, इस पे भी सोच नहीं हो रही है कि तुम खड़े कहाँ हो। ये नहीं सोच रहे हो कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी इस मुल्क से खत्म हो गई, ये मुल्क खत्म हो जाएगा। ये मुल्जिम हैं, ये लोग हिंदुस्तान के मुल्जिम हैं, अंजार भाई, हिंदुस्तान के नौजवानों के मुल्जिम हैं। मैं अदीब साहब की बात में एक चीज जोड़ना चाह रहा हूँ कि हमारे एक बहुत बड़े सहाफी थे, नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक राजेंद्र माथुर साहब, जी। वो कहा करते थे कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, इस देश की सर्वानुमति का प्रतीक है। यानी जो कंसेंसस है इंडिया की, पूरे सोसाइटी की विविधता की, उसका एक प्रतीक है। और कांग्रेस का ध्वंस, उनका अगला सेंटेंस बहुत महत्वपूर्ण है अदीब साहब, वो कहते थे कि कांग्रेस का ध्वंस हमको 1947 में पहुंचा देगा। बिल्कुल। तो ये कांग्रेस पार्टी, ये सोनिया गांधी की कांग्रेस की पार्टी हो या किसी और की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस के एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ जो फ्रीडम मूवमेंट से निकली है, जो गांधी की विचारधारा है, जिसपे पटेल हैं, नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह को भी मैं उसमें मानता हूँ, मैं उन सारे लोगों को मानता हूँ जो फ्रीडम मूवमेंट के लोग थे। वो एक कंसेंसस आइडियोलॉजी है। मौलाना आजाद है उसमें, डॉक्टर अम्बेडकर हैं,
वो आइडियोलॉजी अगर खत्म हो गई इस देश से तो ये देश कहाँ बचेगा। मैं अदीब साहब गवाह है इस बात के, 2012 के चुनाव अदीब साहब खुद जानते हैं इस बात को। अदीब साहब उस वक्त यूपी के लिए बहुत काम कर रहे थे और 2012 में अदीब साहब ने बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवारों की एक सूची तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं को दी थी, लेकिन उसमें क्या हुआ था, एक आदमी को के बारे में विचार नहीं हुआ और जिनको टिकट दिया गया उनकी जमानतें जब्त हो गई 2012 में। अदीब साहब याद है आपको? और आपको मैं अच्छा किया आपने जिक्र कर दिया, मैं अब इसको डिस्क्लोज भी कर देता हूँ जी। हरिकेश जी, 2012 में हमारी पोजीशन ये थी कि हम कम से कम 100 सीटें जीत सकते थे। जब ये टिकट बंटने शुरू हुए तो नॉन कांग्रेसियों को उस वक्त एक आदमी नया लाया गया, वो वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट मेंबर बनाया गया, वो नहीं रहे इसलिए नाम नहीं लूंगा। वो कहते थे मैं कांग्रेसी नहीं हूं, कांग्रेसियों को टिकट नहीं दूंगा, तत्काल कानून बनाऊंगा। तो जो एसपी से टिकट नहीं मिला, बीजेपी से टिकट नहीं मिला, बहुजन समाज से टिकट नहीं मिला और कांग्रेस के टिकट पे आ गया। उस वक्त तक मैं कांग्रेस के लिए काम करता था, मैं घर घर गया, सोनिया गांधी से लेकर सब जगह गया, तो कहा कि आप तो कांग्रेस के मेंबर नहीं है। मैंने कहा कांग्रेसियों को टिकट दीजिए, ये मौका है, ये 18 साल से आपका झंडा उठाए हैं, 2014 में आपको झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। बिल्कुल। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि फिर मुलायम सिंह ने मुझसे आके कहा कि भाई अब तो बीजेपी जीत गई। मैंने कहा मैं बीजेपी को जीतने नहीं दूंगा। तो कहा कि मेरा कर्जा उतारो। विनोद भाई वगैरह नाराज भी हुए और फिर हमने एसपी को जिताया इसलिए कि बीजेपी हारे। आज जो भी हुआ है बिहार के बाद, अंदर साहब जो हम लोग बैठे हैं, हरिकेश भाई बैठे हैं, प्रमोद जी, विनोद जी हैं, या इसी तरह के करोड़ों लोग हैं, वो दुखी हैं। लेकिन कांग्रेस के जिम्मेदारान अभी भी कहीं क्लब में बैठे होंगे, बिल्कुल, और एक दूसरे की काट में लगे होंगे। ये पूरा चिंतन करना पड़ेगा सोनिया गांधी को। बिल्कुल, ये पूरी सोच करनी पड़ेगी कि वो किस पार्टी की नुमाइंदगी करती हैं। कांग्रेस पार्टी आज उनकी एहसानमंद है, उन्होंने 2014 में तिनका जमा करके पार्टी को दोबारा खड़ा किया था। अब उनको फिर आगे आना पड़ेगा। ठीक है, बहुत नहीं मुझे नहीं इसमें एक चीज अंजार साहब एक लाइन जोड़ दूंगा कि इस समय कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है, सोनिया जी को मैं इसलिए एक्सक्यूज करता हूं क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं है। राहुल गांधी और उनकी टीम जो है या और जो नेता हैं उनको पता ही नहीं है तमाम नेताओं के बारे में। एक दो लोगों से मैंने हरकेश जी का जिक्र किया कि भाई हरकेश बहादुर जी को आप क्यों नहीं लाते? बोले कौन हरकेश बहादुर, ये कौन है? अरे हमने कहा आपको पता नहीं है, जो आदमी 1971 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट थे जो, और जो मतलब आपकी महासचिव रहा हो, महासचिव रहे, हमने कहा वो 77 में जो है वो दो टर्म गोरखपुर से एमपी हुए, जिस गोरखपुर को आप आज जीत नहीं सकते वहां से वो एमपी रहे। आप लोगों को पता ही नहीं लोगों के बारे में। फिर हमने 2-3 मतलब उनको अपने पार्टी के नेताओं बारे नहीं पता है, इतिहास ही नहीं पता है। समस्या तो ये है ना कि जब आपको अपने घर का, अपने खानदान का ही नहीं पता है तो आप आगे करोगे क्या? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बहुत माफी के साथ चूंकि समय खत्म हो गया, अदीब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हरिकेश जी आपका, विनोद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि अगर फ्रीडम एक्सप्रेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को फौरन सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, वीडियोस को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ आपसे ये भी हम गुजारिश करेंगे, चूंकि ये नॉन प्रॉफिट मीडिया हाउस है, आप अपना सहयोग भी इस संस्था को जरूर दें। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।